नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम छायावाद के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के संबंध में चर्चा करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य के युग निर्माता कवि के रूप में जाने जाते हैं। छायावाद के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत ही कोमल, शालीन, उदात्त और गौरवमय व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण पथ के साथी में पंत जी की स्त्री सुलभ कोमलता की बहुत ही रोचक चर्चा की है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोशानी नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें हम प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जानते हैं, क्योंकि इनका संपूर्ण बचपन प्रकृति के गोद में ही बीता था। और पंत जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि इन्हें काव्य रचना की प्रेरणा प्रकृति निरीक्षण से ही प्राप्त हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम कविता है गिरिजे का घंटा, जो इनके द्वारा 1916 ईस्वी में लिखी गई थी, किंतु यह प्रकाशित नहीं हुई थी। पंत जी ने इसे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन हेतु भेजा था, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कविता को प्रकाशन हेतु अस्वीकार कर दिया। कालांतर में पंत जी की सरस्वती पत्रिका में प्रथम प्रकाशित कविता है स्वप्न। और जहाँ तक इनकी प्रथम प्रकाशित कविता की बात है तो तंबाकू का धुआं शीर्षक कविता इनकी अल्मोड़ा के एक अखबार में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो ये 3 अलग अलग तथ्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रथम कविता गिरिजे का घंटा, प्रथम प्रकाशित कविता तंबाकू का धुआं, और सरस्वती पत्रिका, चूँकि यह हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका रही है, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पंत जी की प्रथम कविता की अगर बात करें तो उस कविता का नाम है स्वप्न। पंत जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। हम जब भी छायावाद के कवि चतुष्टय की बात करते हैं तो उसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का नाम आता है। और जब हम छायावाद की वृहत्त्रयी की बात करते हैं तो इस वृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को शामिल किया जाता है, जबकि महादेवी वर्मा वृहत्त्रयी में शामिल ना होकर लघुत्रयी में शामिल होती है। लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, इन रचनाकारों को स्थान दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी यद्यपि छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, किंतु पंत जी हिंदी के एक ऐसे कवि रहे हैं जिनकी कविता का स्वरूप और स्वर समय के साथ बदलता रहा है। और पंत काव्य के इस क्रमिक विकास को 4 चरणों में विद्वानों के द्वारा विभक्त किया गया है। पंत जी की काव्य यात्रा का प्रथम चरण छायावादी रचनाओं का काल है, जहाँ प्रकृति और प्रणय के बहुत ही सुंदर चित्र कवि के द्वारा अंकित किए गए हैं। इस काल में छायावादी काल का समय 1918 से 1934 ईस्वी का माना जाता है, जहां इनकी छायावादी रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन प्रमुख छायावादी कृतियां हैं। तो छायावादी काव्य की समस्त विशेषताएं हमें इन कृतियों में उपलब्ध होती है। प्रकृति सुंदरी की अपूर्व छटा से युक्त इन कविताओं की विषय वस्तु और शिल्प दोनों ही छायावादी है। कवि प्राकृतिक सुषमा की ओर इतना अधिक आकृष्ट है कि प्रकृति की सुंदर मनमोहक सौंदर्य में उन्हें नारी सौंदर्य भी फीका लगता है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। पंत जी की काव्य यात्रा का दूसरा चरण प्रगतिवादी विचारधारा से युक्त कविताओं का माना जाता है। इसे हम यथार्थवादी युग का नाम भी दे सकते हैं, जहां सन 1935 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक की इनकी रचनाएं शामिल होती है, क्योंकि इस काल में लिखित समस्त रचनाएं इसी विचारधारा से, इसी प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित है। प्रमुख 3 ही काव्य संकलन है प्रगतिवादी रचनाओं के: युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। कवि पुरातनता, रूढ़िवादिता और निष्क्रिय मान्यताओं के प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त कर रहा है और स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि जो पुराना पड़ गया है, जो मृत प्राय हो गया है, जिसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, उसे अब नष्ट हो जाना चाहिए।
द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुरावीन। युगवाणी में तो कवि का स्वर और भी अधिक तीव्र हो गया है। ताज नाम से जो कविता पंत जी ने लिखी है, वहाँ वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जब संसार में लोग भूखे, नंगे और आवास विहीन हो, तब ताजमहल जैसे स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं है। पंत जी बाह्य रूप से तो मार्क्सवाद के समर्थक थे, किंतु आंतरिक रूप से वे गांधीवाद से प्रभावित थे। और जहाँ तक मुख्य रूप से या मूल रूप से प्रभावित होने की बात है, तो मूल रूप से सुमित्रा नंदन पंत जी अरविंद दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे। और पंत की काव्य यात्रा का तीसरा चरण अंतश्चेतनावादी युग कहलाता है, जहाँ की रचनाओं में हमें अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पंत जी की अंतश्चेतनावादी रचनाओं में स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि उल्लेखनीय है। अरविंद दर्शन अंतश्चेतनावादी है, जिसमें चेतना के विभिन्न स्तरों की कल्पना की गई है। और अरविंद दर्शन में चेतना को ऊर्ध्व स्तर तक पहुंचाने की बात कही गई है। कभी भी ऊर्ध्व चेतन बनने की प्रेरणा मानव को दे रहा है। अंतश्चेतनावादी युग में कवि को यह विश्वास होने लगा था कि आर्थिक समानता ही सब कुछ नहीं है, अपितु मानसिक और आंतरिक समानता भी अत्यंत आवश्यक है। अरविंद दर्शन की पद्धति पर ही कवि ने ब्रह्म, जीव और जगत तीनों को एक ही चेतना का रूप स्वीकार किया है। पंत जी की कविता ने चौथा चरण नव मानवतावादी युग के रूप में हमारे सामने आता है। इस युग की प्रमुख रचनाओं में उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अंतिम अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, समाधिता, शशि की तरी, शंख ध्वनि, गीत हंस, किरण वीणा, पो फटने से पहले इत्यादि उल्लेखनीय है। इनमें से कुछ काव्य संकलन तो पूर्व संकलनों से ही निर्मित है। वैसे तो नव मानवतावादी रचनाओं का निर्माण उत्तरा से ही प्रारंभ हो गया था। यहाँ आकर कवि कह रहे हैं कि मानवता का विकास तभी होगा जब मानव के मन में जो ईर्ष्या और वैमनस्य के भाव हैं वे दूर हो जाएंगे। सभी मानव परस्पर विकास करते हुए सबकी कल्याण कामना से भर जाएंगे, तभी मानवता का विकास संभव है। तो नव मानवता के संदेश वाहक पंत जी धर्म, नीति और संस्कृति का वह रूप मिटा देना चाहते हैं जो मानव में भेद करता है। कवि की मान्यता है कि यह पृथ्वी तो रत्न प्रसवीनी है, जिसमें समानता के बीज बोए जाएंगे, तभी नव मानवता की सुनहरी फसल लहलहाएगी। रत्न प्रसवीनी वसुधा, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, जन की क्षमता के दाने बोने हैं, मानव ममता के दाने बोने हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पंत काव्य है वह किसी एक धारा में बंधकर नहीं चला। यद्यपि हम इन्हें छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में जानते हैं, किंतु इनकी समस्त रचनाओं को हम छायावादी नहीं मान सकते हैं। इनके द्वारा रचित कृतियों को हम 4 चरणों में बांटकर देखते हैं। अब हम बात करें पंत जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। दूसरा, पंत कोमल कल्पना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं। पंत जी की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है, जिसका समय है 1920 ईस्वी, और अंतिम छायावादी रचना है गुंजन, जिसका समय है 1928 ईस्वी। पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है, और जिस पर इन्हें सन 1992 ईस्वी में भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पंत जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें याद रखना है। इसके साथ ही पंत जी ने लोकायतन नाम से एक महाकाव्य लिखा है, और यह महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है। पंत जी मूल रूप में अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यह गांधी दर्शन और मार्क्सवाद से भी प्रभावित थे। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव, जो कि एक छायावादी काव्य संकलन है, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र
यानी छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव, जिसकी रचना 1927 ईस्वी में पंत जी के द्वारा की गई थी, यह पंत जी की प्रथम प्रौढ़ रचना है। पल्लव में सुमित्रा नंदन पंत जी ने लगभग 40 पृष्ठों की एक भूमिका प्रवेश शीर्षक से लिखी थी और इसके अंतर्गत उन्होंने जो छायावादी काव्य की विशेषताएं हैं, इसके साथ ही जो भाषा है उसको लेकर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। इसी कारण सुमित्रा नंदन पंत की द्वारा रचित पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को जिस प्रकार प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, कोमल कल्पना के कवि ये कहलाते हैं, ठीक इसी प्रकार इनके लिए एक और उपनाम है, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी पंत जी को कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ ही साथ पंत जी को कला व बूढ़ा चांद कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य में पंत जी के सबसे बड़े योगदान की अगर हम बात करें तो वह सबसे बड़ा योगदान है काव्य भाषा को लेकर। पंत जी ने काव्य भाषा को संस्कृत करने में, उसमें सुधारने में बहुत बड़ा योगदान किया है। यद्यपि द्विवेदी युग में खड़ी बोली को कविता का माध्यम बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था, किंतु वह अभी भी कर्णकटु और कर्कश शब्दों से भरी हुई थी। कोमल कांत पदावली का प्रयोग करके उस भाषा को काव्य के उपयुक्त माध्यम का रूप देने में पंत का महान योगदान रहा है और यह योगदान उन्होंने पल्लव कृति की भूमिका के रूप में अपना योगदान हिंदी साहित्य को दिया है। जहाँ कवि ने काव्य संबंधी दृष्टिकोण का तो परिचय दिया ही है, साथ ही साथ छायावाद के आलोचकों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस भूमिका का हिंदी में वही महत्व माना जाता है जो अंग्रेजी भाषा के कवि वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड्स की भूमिका का माना जाता है। कह सकते हैं हम कि पंत जी ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का समर्थन किया और उन्होंने काव्य भाषा पर प्रतिष्ठित करके हिंदी साहित्य को एक अतुलनीय योगदान दिया है। खड़ी बोली में माधुर्य के आविष्कर्ता के रूप में पंत का नाम चिरस्मरणीय रहेगा और इसी कारण उन्हें छायावादी युग का महान शब्द शिल्पी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वे शब्दों की आत्मा को पहचानते हैं, भाव के अनुरूप नाद माधुर्य की योजना करते हैं। खादी के फूल सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रचना है। इसके अतिरिक्त हम बात करें इनके काव्य नाटकों की तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने रजत शिखर, शिल्पी, सोवर्ण, अतिमा, छाया, मधुवन, युग पुरुष, मानसी, ज्योत्सना आदि काव्य नाटकों की भी रचना की है। सुमित्रा नंदन पंत कवि के रूप में इतने अधिक प्रतिष्ठित रहे हैं कि हम इनके गद्य साहित्य पर नज़र नहीं डालते हैं। यद्यपि गद्य साहित्य में भी इनके द्वारा योगदान दिया गया है। हार नाम से एक उपन्यास, 5 कहानियाँ, पानवाला, 2 कहानी संग्रह, इसके साथ ही 60 वर्ष रेखांकन, एक आत्मकथा और छायावाद पुनर्मूल्यांकन इनके द्वारा लिखे गए निबंध हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को लेकर जो विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो इनकी कल्पना को लेकर, इनकी प्रकृति चित्रण को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो इनके काव्य में हमें प्रकृति सुंदरी की मनोहर छवियां देखने को मिलती है और कवि स्वयं स्वीकार करते हैं कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से ही मिली है और जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। कवि प्रकृति के रूप सौंदर्य पर इतना अधिक मुग्ध हैं कि उन्हें नारी सौंदर्य की अवहेलना भी वे इसके समक्ष कर देते हैं। पंत के प्रकृति चित्रण की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इन्हें प्रकृति के कोमल और सुकुमार रूप ने ही अधिक मोहित किया है। सामान्यतः उनके काव्य में प्रकृति के भयानक रूप का चित्रण नहीं मिलता है। यद्यपि सुमित्रा नंदन पंत ने आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, मानवीकरण रूप में, रहस्यात्मक रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया है।
रहस्यवाद जो छायावाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो पंत जी के प्रकृति चित्रण में भी हमें इस रहस्यात्मकता के दर्शन होते हैं। मानवीकरण रूप में अगर हम देखें तो सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तो कविवर पंत ने प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य अपनी कविताओं में समेटने का बहुत ही स्तुत्य प्रयास किया है। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।